तो पहले ये बता दो, ऑनलाइन वाले कोई ऐसा तो नहीं हो जो बिल्कुल फ्रेश है ऑडिट वाला यहाँ पर अभी बैठा हुआ इस क्लास में, जिसकी पहली क्लास हो? ऐसा तो आई होप नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली रिफ्रेशर की क्लास है। काशिफ आप हैं बिल्कुल फ्रेश वाले? अच्छा, फुरकान आप भी हैं, बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं ऑडिट? ओके, अच्छा फिर काशिफ और फुरकान, मैं आप दोनों को ये कहूँगा कि ये क्लास फिर आप स्पेसिफिकली इसको एक्सक्लूड करके आप लें पहली क्लास से, क्योंकि ऑल टुगेदर ऑडिट में या किसी भी सब्जेक्ट में कनेक्ट बड़ा लाजमी होता है। सही है, यानी से तो आप पहली क्लास से लीजिएगा जो कि आइजा 315 है और जिसमें स्कोप एंड ओवरव्यू ऑफ ऑडिट है। सही है, तो आप लीव कर सकते हैं। रेगुलर नहीं है आज, रेगुलर नहीं है आज, सिर्फ रिफ्रेशर है। मुझे रिफ्रेशर को एक चीज़ बतानी है, आगे लेके आना है और उनसे डेफिशिएंसीज को एग्जैक्टली डिस्कस करना है। सही जी, रिफ्रेशर का बेटा मतलब ये होता है कि जो इसका एक बार पेपर रुक चुका है। सही है, वेरी गुड क्वेश्चन। चलें जी, ओके शुरू करते हैं। मुझे तो ये बता दो, आप सब रिफ्रेशर वाले ही हैं। एक एक करके पूछ लेते हैं विदाउट एनी फियर एंड विदाउट बीइंग अशेम्ड कि भाई क्या मसला आया पेपर में। ये क्लास मैंने स्पेसिफिकली डूज एंड डोंट्स के लिए लगाई है। सही है जी, एक एक करके खुल के बताओ। इंटरनल कंट्रोल वाला सवाल, ओके। अच्छा देखो, अगर हम ये कहते हैं ना FAR2 की नॉलेज कम थी, तो FAR2 इज नॉट अ बेंचमार्क टू पास ऑडिट। ऐसा नहीं है, ये असेसमेंट गलत है और कुछ दुश्वारी। क्योंकि देखो मुझे एक बात बताओ, आप ऑडिट का पेपर दे रहे हैं तो लिख तो ऑडिट की चीज़ें रहे ना कि ऑडिट किस तरीके से करेंगे। तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज दैट आई डोंट नो FAR2। खैर है, हम उसको ओवरकम करेंगे। और कुछ क्या सोचते हो? ओके, ऑडिटिंग की स्टैंडर्ड्स की नॉलेज कम थी। एक प्रोसीजर याद होने से पेपर फेल नहीं होता। असेसमेंट सही करो जी जानी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, दिस इज द गुड रीजन कि बच्चों को सब्सटेंटिव प्रोसीजर याद नहीं होते और ये कहा जाता है कि याद नहीं करो। ओ भाई, किसने कह दिया तुम्हें याद नहीं करो यार? तुम कोई प्रैक्टिकल लाइफ के बच्चे तो नहीं हो कि तुम्हें पता होगा कि ये कर रहा हूँ तो फटाक से दिमाग में आएगा लिखो। और फौरन से दिमाग में आना और लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यानी द थिंग विच यू नो इन उर्दू एंड द थिंग विच यू आर राइटिंग इन पेपर, हो सकता है कि उसका मतलब क्या हो, बदल जाए, चेंज हो जाए। तो आज तो मैंने इसलिए स्पेसिफिकली रेगुलर के बच्चों को कटा के सिर्फ ये बोला कि भाई मुझे बात करनी है रिफ्रेशर से कि भाई मसला क्या है, क्यों हो रहा है फेल। अभी तक कोई 100-200 क्यूरीज के जवाब दे चुका हूँ। जिन्होंने पूछा व्हाट्सएप के ऊपर मेरे असिस्टेंट से, मुझसे उनको बता भी चुका हूँ क्या करना है। अब जिन्होंने नहीं पूछा वो आज है तो उनको भी बता दूंगा कैसे लेके चलना है। सही है जी। अच्छा, रिस्क वाले क्वेश्चन में इशू था। ओके जी, बात समझ आती है। समझ नहीं आ रहा था कि सर क्या लिखें, ड्राफ्टिंग इशू था। यानी अगर मैं इन सब इश्यूज को कंपाइल करूं तो मसला है लिखने का, मसला है लिखने का। अब आप में से इतने कितने बच्चे हैं, ऑनेस्ट टू गॉड होके बताना है, क्योंकि मुझे तुम्हारी असेसमेंट करनी है, क्योंकि तैयारी मैंने करानी है ना। ऐसे कितने बच्चे हैं आप लोगों में से जो लोग लेक्चर तो ले लिए थे और बस लेक्चर ले लिए, उसकी खुद से लिख के प्रैक्टिस नहीं की और चेक नहीं कराए? 1 2 3 4 चेक कराए थे टीचर को? सजेस्टेड आंसर से मैच खेला था, टीचर को चेक। और कितनी प्रैक्टिस की थी? अब देखो, ऑडिट रिपोर्ट की कम की थी, सब्सटेंटिव की कम की थी। दीज आर द टॉपिक्स जिसमें से 40 नंबर आता है। और आप ये सोचें 40 नंबर की प्रैक्टिस कम की है तो आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि यू नो द फैक्ट इसमें से तो आता ही है। आपके जो की फोकस एरिया है ना बच्चों, एथिक्स, रिस्क। अब मैं बच्चों को कहता हूं, मैंने वीडियो भी डाली थी पिछली बार समरी के लिए, कि जो रिस्क के सवालात होते हैं, बच्चा बोलता है रिस्क एक, अच्छा अब तो तुम रिफ्रेशर वाले हो, तुमसे तो खुल के बात हो सकती है ना, तो तुमने पढ़ा हुआ भी है। रिस्क में आप लोग ये देखते हैं ना, डेटा टर्नओवर डेज ऊपर चले गए तो रिस्क है कि रिसीवेबल ओवर स्टेटेड होंगे। चलो है, माना, बेसिक है। अच्छा, कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया तो आपके रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। ऐसा ही है, कैश फ्लो सिग्निफिकेंटली गिर रहे हैं तो वैल्यू इन यूज का रिस्क है। ये फैक्टर्स हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि यहां मसला हो सकता है, यहां मसला
हो सकता है, ये आपको सोचने में मजबूर करते हैं। अच्छा फिर एक और चीज़, फिर वो बोलता है भाई रेगुलेशंस देखो, टैक्स रेट में चेंज आ गया तो हो सकता है कि उसने वो टैक्स एक्सपेंस बुक ना किया हो। तो आपको जब अंडरस्टैंडिंग लेते हो इदारे की, इन्वायरमेंट की, तो आपको पता लगता है कि इससे एफएस में ये मसला हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि मसला होगा, मैं कह रहा हूँ मसला हो सकता है। पर आप ये बताएं, ये तो बेसिक हो गया ना, रिस्क सिर्फ इसके सराउंडिंग्स नहीं है, उसमें आते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर करना, ये सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स हैं। एक और चीज़ रिस्क के अंदर ये नहीं आता, जब मैं अपनी ईवाई की मेथोडोलॉजी आपको बताऊं, वो कहता है रिस्क के लिए मैं जब फाइल ओपन करता हूं ना, ऑनलाइन फाइल अपनी, जैसे किसी भी क्लाइंट को ऑडिट करने लगा हूं, तो वो बोलता है भाई इन बातों के जवाबात दो। वो कहता है मुझे गोइंग कंसर्न का रिस्क है या नहीं है, वो पहले पूछता है, बाद में नहीं पूछता। हमारी बेवकूफ़ी, हम क्या करते हैं, उसको अलग से टॉपिक लेके चलते हैं। भाई उसको रिस्क के साथ मिलाओ ना, वो रिस्क है, पर वो नॉर्मल रिस्क है या गोइंग कंसर्न का रिस्क है। अच्छा गोइंग कंसर्न का रिस्क कब आता है, जब गोइंग कंसर्न रिस्क फैक्टर्स हों। क्या क्या हो सकते हैं, एक ही कस्टमर था चला गया, दूसरा अवेलेबल नहीं है, तो जब दूसरा अवेलेबल नहीं है तो मेरे ऑपरेशंस ऑपरेट नहीं हो पाएंगे। पहली चीज़, डेट लिया हुआ है, डेट कोवेनेंट्स हैं, शराइत हैं, वो आपने ब्रीच कर दिया, बैंक बोलेगा दस्ती पैसे दो, आपके पास एसेट्स अवेलेबल नहीं होंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, यही है। अच्छा तीसरी चीज़, जो वर्कफोर्स है आपकी वो काम नहीं कर रही है, कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, कंपनी बंद हो जाएगी। दीज आर द फैक्टर्स, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। ये क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं। तो भाई बच्चे को समझना ये चाहिए कि रिस्क फैक्टर्स पूरे एक सवाल में हो सकते हैं। आइदर यू कॉल इट नॉर्मल रिस्क, आइदर यू कॉल इट गोइंग कंसर्न रिस्क। जैसे हालात वाकयात होंगे वैसे रिस्क निकलेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे हालात वाकयात होंगे वैसे रिस्क निकलेगा। तो एक सवाल में मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं। आगे सुनते हैं और क्या आ सकता है रिस्क में। अब जब मैं ये पूछता हूँ और क्या आ सकता है ना, तो यहाँ पे दिमाग बंद हो जाता है। और रिस्क में आ सकता है आपके रिलेटेड पार्टी के रिस्क। मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बनाऊंगा, मैं एग्जामिनर हूँ, क्योंकि मेरी बात भी होती रहती है ना एकेप में। तो वो कह रहा है भाई हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे, आप ये भूल जाए तकियानूसी अप्रोच। हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे, बच्चा अलग अलग पढ़ेगा पर उसको टेस्ट हम करेंगे मिला के। हम ये देखना चाहते हैं बच्चा प्रैक्टिकली जब फॉर्म में आएगा क्या वो चीज़ें डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैंने कहा अच्छा सर अब एक एक करके बात करते हैं। तीसरा रिस्क बताने लगा हूँ आपको, एक नॉर्मल हो गया, एक गोइंग कंसर्न हो गया, तीसरा रिलेटेड पार्टी रिस्क। अच्छा आप ऑडिट कर रहे हैं, यूजुअली ऑडिट कर रहे हैं। अब देखो एक बेवकूफ़ी है, मैं आपसे सवाल पूछूं आप खुल के बताइएगा, आज आपकी असेसमेंट है, गलत बताओ सही बताओ, बताओ। मैं आपसे पूछूं रिलेटेड पार्टी रिस्क क्या होते हैं। हाँ जी, आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर, नहीं अब देखो सवाल को समझो, सवाल को समझो। ये तो बेसिक रिस्क है ना, आइडेंटिफाई डिस्क्लोज अकाउंट फॉर नहीं हुआ वो। मैं कह रहा हूँ सवाल मेरा समझो, कैसे आपको कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपको बताएंगे कि रिलेटेड पार्टी का रिस्क है। अब बात समझे मेरी, बात समझे। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, ये बच्चा है, इस बच्चे ने बताया ना अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। अच्छा अनयूजुअल ट्रांजैक्शन का मतलब है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये फैक्टर्स होंगे। अच्छा बात समझिएगा, आपको पता लगेगा कि आप जब ऑडिट कर रहे हैं तो आपको ये दिखेगा। अच्छा सवाल में वो अल्फाज यूज करेगा कि यूजुअली द कंपनी गिव्स 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर्स एंड टू दिस पार्टी कंपनी हैज गिवन 45% डिस्काउंट। व्हाई इज दैट सो, क्या कंट्रोल्स थे उसके ऊपर, किसने रिव्यू किया, किसने अप्रूव किया, ये क्रिएट करता है रिस्क। तो आपने यहाँ पे नॉर्मल रिस्क नहीं लिखने थे, यहाँ पे लिखने थे कि देयर इज अ रिस्क ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड देयर इज अ रिस्क दैट दिस ट्रांजैक्शन माइट नॉट हैव बीन अप्रूव्ड और डिस्क्लोज्ड। तो ये फैक्टर्स हैं, तो ये सवाल में छुपे हुए होंगे। तो आपने ऑल टुगेदर बच्चों उसको इंडिविजुअलिटी में तो रीड किया हुआ स्टैंडर्ड को, बट यू नीड टू असेस एज अ ओवरऑल रिस्क। तो जब मैं अपनी ईवाई की फाइल खोलता ना तो वो मुझसे ये पूछता है कि आप ये बताएं कि आपको क्या रिलेटेड पार्टी कौन कौन से रिस्क नज़र आते हैं। तो मैं उस फाइल में लिखता तब जब मैं एनालाइज कर लेता हूँ। पहले तो यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चीज़ सुनो, फ्रॉड रिस्क। कौन से रिस्क, फ्रॉड रिस्क। अच्छा आप मुझे अगर खुल के बता पाएँ, सही है जी, बिल्कुल मोहसिन जी। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं बता रहा हूँ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, एक एक करके पूछते हैं, आप बताएं जानी।
नहीं, गलत। आप बताएं, नहीं याद आ रहे? आप बताएं, अभी याद नहीं आ रहे। चले मैं हेल्प करता हूँ, आप लोग भी हेल्प करता हूँ। आज तो सिर्फ ट्यूनिंग क्लास है, ये समझ लें। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ये होते हैं। पहले तो अपने आप से सवाल पूछो, फ्रॉड होता है किस तरीके से? या तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सही जी, वापस से, या तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट या तो फ्रॉडुलेंट। चलो अब एक एक करके तुम्हारे दिमाग में फिक्स करता हूँ चीजें। मुझे ऐसे पता लगता है कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है जहां पे कंट्रोल्स ना हो। यानी अगर आप देख रहे हैं जहां पे कैश पड़ा हुआ है और कैश हैवी सेफ लॉक्ड बॉक्स में नहीं है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। नहीं है बात समझे? देखें, ये तो आप अगर समझे ना कि ऑडिट इंटर रिलेटेड है पूरा। आप बच्चा कहता है मुझे, अबे इंटरनल कंट्रोल इतनी अहम चीज है आपके ऑडिट के अंदर, बच्चा उसको कटा के जाता है, आखिर में करता है। आपको ये रिस्क के साथ करना चाहिए, क्योंकि आप अभी जो लेक्चर्स लेंगे ना, उसके लेक्चर्स के अंदर आपकी पूरी सीक्वेंस है। पहले मैंने करवाया कि नॉर्मल रिस्क कैसे पता लगते हैं, फिर मैंने कहा मुझे कुछ रिस्क पता लगते हैं जब मैं समझ लेता हूं इंटरनल कंट्रोल्स को। अब मैं बताता हूं कैसे, बात समझिएगा। आपने बेसिक किया हुआ होगा ना, कि आपने इतना तो पता होगा, सब बच्चे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ऑनलाइन नॉलेज इंक्लूडिंग आप और आप भी। आपने सेल साइकिल की होगी। सेल साइकिल में आप कहते हैं कि जब एक बंदा माल परचेज करने आता है तो उसकी क्रेडिट लिमिट सेट होती है और चेक होती है, ऐसा ही है ना? अच्छा, क्रेडिट लिमिट सेट होना या ना होना, अगर क्रेडिट लिमिट सेट और चेक नहीं होती है तो क्या रिस्क है? अब देखो यहां पे दिमाग बंद हो जाता है, बैड डेट्स का रिस्क है। नहीं आई बात समझ? क्यों? अगर आप किसी को उसकी क्रेडिट वर्दिनेस देखे बगैर उधार पे दे रहे हो माल, तो क्या वो बैड डेट करेगा? यस। तो अगर मैं ये सवाल रिस्क में डाल दूं तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा। आप मेरी बात समझे, सिर्फ मैं कह रहा हूं ये इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर नहीं है, दिस इज अ रिस्क असेसमेंट भाई। इंटरनल कंट्रोल को समझते हो ताकि क्या मिले आपको? रिस्क। तो आप देखते हैं कि जहां कंट्रोल नहीं है वहां पे रिस्क ज्यादा है, ये समझने की बात है। चलो एक और चीज, अगर मैं, अब देखो मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने तो ये चीजें की हुई है ना। मैं ये तो तकियानुसी अप्रोच, मैं बोलूँ हाँ भाई ABCD वापस से शुरू करते हैं। पहले आपको मैं गलतियां तो बता दूं कि क्या नहीं सोचा। जो सोच के आए हो वो तो नतीजा आ गया ना, अब जो सोचना है उस पर काम करना है। मैंने कहा चलो एक और एग्जांपल सेल साइकिल से। आपने तो बेसिक पढ़ी ना, सेल्स साइकिल, क्रेडिट लिमिट होगी, परचेज ऑर्डर आएगा, मैं सेल्स ऑर्डर बनाऊंगा, प्री नंबर्ड होगा। और भाई उसके पीछे की लॉजिक तो समझ, कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, कि क्यों का जवाब होना चाहिए। खैर आगे सुनो, मैंने कहा हम एक कंट्रोल बनाते हैं और कंट्रोल ये है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब GDN बन जाता है, गुड डिस्पैच नोट, क्या बन जाता है? गुड डिस्पैच नोट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उस GDN के बेस के ऊपर इनवॉइस रिकॉर्ड करता है, सेल्स रिकॉर्ड करता है, हाँ या नहीं? अच्छा जी, अब मैं अगर ये कह दूं तुम लोगों को कि देयर इज नो प्रोसेस ऑफ मैचिंग, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ मैचिंग GDN एंड द इनवॉइसेस प्रिपेयर्ड, GDN एंड द इनवॉइसेस प्रिपेयर्ड। अब मैं बोलूं इस पे इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आपका यहाँ दिमाग बंद हो जाएगा। अगेन मेरा सवाल सुनिएगा, फिर मैं आपको आगे कनेक्ट करता हूँ। आज सिर्फ आपको ये सिखाने आया हूँ, बताने आया हूँ कि ऑडिट में सोचना है। ऑडिट इज नॉट अ रट, दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ सम अंग्रेजी जो आपको थोड़ी सी फिक्स करनी है भेजे में, बाकी कॉन्सेप्ट है। सुने आगे, मैंने क्या बोला? GDN बना, GDN के बाद क्या बुक हो जानी चाहिए? सेल। बात समझे, GDN के बाद क्या बुक हो जानी चाहिए? सेल्स। अब इदारे ने कंट्रोल लगाना होता है कि जितने GDN बने, क्या उसकी इनवॉइस बन के सेल्स रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। ये कंट्रोल है कि देयर शुड बी अ रिकंसिलिएशन बिटवीन द गुड डिस्पैच नोट एंड द इनवॉइसेस प्रिपेयर्ड। देयर शुड बी अ रिकंसिलिएशन बिटवीन द गुड डिस्पैच नोट एंड द, क्योंकि आप सेल तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दी है, यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल कर दी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटल होती है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड गुड चले जाए। आपकी ऑब्लिगेशन ये थी ना, अब आगे समझें। मैं ये कह रहा हूं, किसी सवाल में ये बोल दूं, हाउएवर देयर इज नो प्रोसेस ऑफ मैचिंग GDN विद सेल्स इनवॉइसेस, तो आप बोलेंगे सर ये रिस्क के सवाल में आ सकता है। बिल्कुल आएगा। आपको रिस्क होगा, रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स। रिस्क ऑफ कैसे? आप अब देखो कैसे भी सवाल आ सकता है ना, एंड प्लीज एक्सप्लेन हाउ। तो आप बोलेंगे इफ देयर इज नो प्रोसेस ऑफ मैचिंग good dispatch note with the sales invoices prepared, we will not be able to detect how many invoices have not been recorded. How many invoices have not been recorded? भाई
कंट्रोल तो इदारे ने लगाया ना, कंट्रोल किसने लगाया है? इदारे ने लगाया। इदारे ने कंट्रोल लगाया किसी मकसद को अचीव करने के लिए। मकसद क्या था? कि सेल रिकॉर्ड हो जाए। मकसद क्या था? पर सेल रिकॉर्ड नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे कंट्रोल नहीं है। तो यार ये सीखने की चीजें हैं। इंटरनल कंट्रोल को तो हम ऐसे लेते हैं कि बस याद करके चलेगा और पेपर में आ जाएगा। आपने पता अब तक इंटरनल कंट्रोल में क्या किया है? डेफिशिएंसीज बता दो। यही किया ना, ऑनेस्ट टू गॉड, यही किया ना। जो गायब है वो कंट्रोल नहीं है। ओ भाई दुनिया इससे आगे निकल चुकी है। हम इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट इसलिए करते हैं कि मुझे पता लगे कि यहां पे मसला हो सकता है क्योंकि यहां पे कंट्रोल नहीं है। पर अगेन 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 आप लोगों को पता है ना असर्शन लेवल क्या होता है? क्या होता है पता तो है? असर्शन लेवल क्या होता है? असर्शन लेवल होता है किसी एक स्पेसिफिक हेड पे या तो कंप्लीटनेस का मसला, एग्जिस्टेंस का मसला, वैल्यूएशन का मसला, क्या मसला? दिस इज कॉल्ड असर्शन। अब मैं एग्जामिनर बन के आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ये कंट्रोल नहीं है तो रिस्क क्या है और इससे कौन सी असर्शन हिट होगी? आपका दिमाग वहीं खराब हो जाएगा। एग्जामिनर अपनी अपनी औकात पे नहीं आया। मैं दुआ करता हूं आ जाए। यार लॉजिकली तो बात करो। मैं आपको अगर मैं बता दूं ना कि मैं बीइंग इन ईवाई ग्लोबल, क्योंकि हम तो खैर मीना का पार्ट हो चुके हैं, मीना रीजन का, वहां पे मुझसे जो ऑडिट करवाया जाता है ना, या जो मैं अपनी टीम से ऑडिट करवाता हूं, उसके अंदर ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बोलता है ये रिस्क है, ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल नहीं है। तो इससे कौन सा हेड हिट होगा? हेड मतलब रेवेन्यू का हेड। हेड मतलब रेवेन्यू का हेड। अच्छा रेवेन्यू का हेड तो फिर बोलता बताओ रेवेन्यू के हेड में भी कौन सी असर्शन? टारगेट करो फिर ऑडिट करो। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये कंट्रोल नहीं है, जल्दी बताओगे तुम सब, ये कंट्रोल नहीं है तो कहां मसला है? रेवेन्यू में। कहां मसला है? अच्छा रेवेन्यू में पूरा मसला है या कंप्लीटनेस का? कंप्लीटनेस। आप वैल्यूएशन क्यों नहीं कह रहे? मसला अलग है ना, मसला अलग है। बात समझ रहे? मसला अलग है तो मसला अलग है तो आप कह रहे हैं मसला किसका है? कंप्लीटनेस का। तो आप जब ऑडिट करेंगे तो चेक भी किसको ज्यादा करेंगे? कंप्लीटनेस को। यार दिस इज हाउ वी डू ऑडिट भाई। दिस इज कॉल्ड रिस्क बेस्ड अप्रोच। क्या कहते हैं? रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो आप रिस्क बेस्ड अप्रोच में यही तो है, पहले रिस्क आइडेंटिफाई किया फिर ऑडिट किया, रिस्क आइडेंटिफाई किया ऑडिट किया। तो क्या हम ये कंक्लूड करें कि मुझे रिस्क पता ही तब लगता है जब मैं इदारे को समझ लूं, इन्वायरमेंट को समझ लूं और इंटरनल कंट्रोल को समझ लूं? आज आप इस बात को समझें। आयत 315 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो अब मतलब समझ आएगा कि व्हाई दैट आइदर इज सेइंग दैट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि उसको पता है कि जब तक कंट्रोल समझोगे तब तुम्हें रिस्क एलिवेट होंगे। रिस्क एलिवेट होंगे, एफएस का आइटम इंपैक्ट होगा। एफएस में कौन सी असर्शन हिट होगी वो भी बताओ। पहले कहानी समझ आई? चलो तुम्हारी हेल्प करता हूं आज। एक और चीज बताओ। मैंने कहा कि जब सेल्स ऑर्डर बनता है, सही है जी, तो प्री अप्रूव्ड लिस्ट के तहत बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दिमाग बंद हो गया वापस से। सेल साइकिल पे आता हूँ मैं। ऑनलाइन वालों साथ हो ना, पहले कंफर्मेशन दे दो भाई। मैं थोड़ा हैवी जा रहा हूँ आज पर तुम्हारे लिए लाजमी है। जल्दी सारे बच्चे। मुजम्मिल ओके जी, बाकी सिकंदर ओके जी, गुड। आगे लाइबा ओके गुड, वेरी गुड। आगे सुनो। मैंने कहा चलो एक और बात करते हैं अभी तुमसे। मैंने कहा जब किसी भी इदारे में सेल्स होती है ना, तो मैं ARTD की एग्जाम्पल देता हूँ। आप यहाँ पे एडमिशन लेने आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको फिक्स प्राइस मिलेगी, या तो 5,000 या तो 7,000 या तो 5,000। ये 5 और 7,000 हमारी प्री अप्रूव्ड प्राइसेस हैं। प्री अप्रूव्ड प्राइसेस हैं। पहले बताओ ये बात क्लियर है? ओके ये बात क्लियर है। अब मैं बीइंग एन ऑडिटर, आपने सेल्स साइकिल समझी हुई है, पर सेल्स साइकिल को उसने समझा हुआ है, उसको अप्लाई नहीं किया हुआ। एप्लीकेशन मैं सिखा देता हूं तो पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। सुनो, हम ये कह रहे हैं कि भाई प्री अप्रूव लिस्ट से आपका सेल्स ऑर्डर बनना चाहिए। यानी मैं अगर आपको पर्ची काट के दूं, या तो वो 5 की पर्ची होगी या 7 की होगी। तो यहां पे रिस्क क्या हो गया? कम हो गया। अगर ये कंट्रोल को मैं हटा दूं और मैं सारे इख्तियारात किसको दे दूं? फाइनेंस वाले को, कि जो तेरा दिल है जानी तू उसको दे, इनवॉइस भेज बच्चों को। तो आपको पता मसला क्या है? मसला अब है वैल्यूएशन का। नहीं ये बात समझ, मसला वैल्यूएशन का है। कैसे? सुनो, वो बच्चे से पैसे लेगा 7,000 रुपये और हमें बोलेगा यार बच्चे ने 4,000 रुपये दिए थे। अच्छा क्यों 4,000 रुपये दिए थे? क्योंकि मैंने इख्तियार उसको दे दिया। मैंने इख्तियार उसको दे दिया। तो देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। देयर इज,
आप इस वर्ड को ऐसा हल्का लेते ना, सेग्रीगेशन और ड्यूटी, होगी भाई कुछ होगी क्या, अबे भाई बहुत लाजमी है, समझे तो इस बात को कि उसमें क्रक्स क्या है, आप बात समझे। अब खैर अगर यही मैंने उसको बोला तो तुम्हें यहां से हिलना नहीं है, डिस्काउंट दोगे तो मेरी परमिशन के साथ दोगे, तो क्या वैल्यूएशन का रिस्क कम हो गया, पक्की बात है। अच्छा अगर मैं बोलूँ ये कंट्रोल हटा दूं मैं ऑल टुगेदर, आप बोल समझें कि ये कंट्रोल नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने एक्चुअल में 6000 की चीज बेची हो और मैंने रिकॉर्ड 4 की हो, ऐसा हो सकता है? कैसे? क्योंकि सामने वाला बंदा कहेगा, प्लीज सुनिएगा, सामने वाला बंदा कहेगा कि सामने वाला मुझे पैसे ही कितने देके गया है, 4000 रुपये। पहले बताओ ये बात समझ आती है? अच्छा खैर, अब समझने की बात यह है कि सर जब मैंने इख्तियारात सामने वाले को दे दिए तो जाहिर सी बात है वो उसको मिस अप्रोप्रिएट करेगा और उसको मिस यूज करेगा, तो मेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर यहाँ पे कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, पर्ची तो आगे तक आएगी, पर वो पर्ची 6 की होगी 4 की होगी, 4 की होगी, वो सेटिंग हो जाएगी उसकी। पता क्या करेगा, सामने वाले को बोलेगा सुनना वैसे 7000 है, वैसे फीस तू मुझे 6 दे दे, सही है जी, और मेरे 2000 है, सही है जी, मैं तेरे को पर्ची पे 4 लिख के दूंगा, मानता तेरे को तो 1 का बेनिफिट है ना, तो सामने वाले बोलेगा 1000 ही बचे हैं तो क्या बुरी बात है। मैंने कहा वरना अंदर जाएगा तो तेरे को बोलेंगे कितने मिलेंगे, 7000 रुपये, तो क्या फ्रॉड हो सकता है? यस, बट हेयर द रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस या रिस्क ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन। अब सोचो तो सही ना कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है, किस चीज को हटा दूं तो मसला क्या आएगा, पहले बताओ, यहाँ तक की क्लैरिटी है। चलें, ये पूरी ऑल टुगेदर कहानी समझाने के बाद अब मैं फ्रॉड रिस्क पे लेके आता हूँ। इंटरनल कंट्रोल का रिस्क समझ आए, यानी आपको ये पता होना चाहिए व्हाई द हेल वी अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल, टू असेस रिस्क, टू असेस रिस्क। तो जो मार्केट में चल रहा होता है उसका भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम पे इम्पैक्ट होता है, ऐसा है? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन आ गया तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, सेल्स, और सेल्स की ओवर स्टेटमेंट का मसला होगा, ऐसा ही ना, क्योंकि हो सकता है मैंने फेक सेल्स बुक की हुई हो। अगर मैं आपको ये कहूँ मेरी कंपनी पे केस चल रहा है, मेरी कंपनी पे केस चल रहा है, तो क्या रिस्क है? नहीं, अब सही बताना है, रिस्क ये है कि हो सकता है रिकॉर्ड होना चाहिए था, डिस्क्लोज हुआ वो, और डिस्क्लोज हुआ है तो अमाउंट उसमें डिस्क्लोज गलत हुई हुई है, तो ये रिस्क है। तो अच्छा ये भी रिस्क हो सकता है कि भाई आपकी कोई कंटिजेंसी डिस्क्लोज ना हुई हुई हो जो कि होनी चाहिए। तो दीज आर द फैक्टर्स जो आपके एफएस को हिट कर रहे होते हैं। तो आप पहले समझते हैं कि चल क्या रहा है, जब इदारे को समझ लेते हैं उसके बाद आप ऑडिट शुरू करते हैं। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जब तक आपको पता नहीं होगा फोकस क्या करना है तो क्या ऑडिट कर पाओगे? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। और अगर वो ऑडिट हो भी गया तो बाखुदा इनइफेक्टिव ऑडिट होगा। क्या होगा? क्योंकि जो चीज़ आपने चेक करनी चाहिए आप वो चेक नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैवंट अंडरस्टूड द रिस्क। और रिस्क कैसे पता लगता है, जल्दी बताओ जब समझोगे। अंडरस्टैंडिंग लोगे एंटिटी की, एनवायरनमेंट की। चलो अगर मैं कह रहा हूं एक इदारा है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, तो कहने को तो आम बात है, बट एक्सचेंज रेट आ गया तो जब वो डॉलर को कन्वर्ट करेगा तो उसमें एरर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग फ्रॉड, उसमें क्या हो सकता है? एरर हो सकता है। तो मैं तभी तो कहता हूं कि देयर इज अ रिस्क दैट एक्सचेंज रेट माइट बी यूज्ड इनएप्रोप्रिएटली या इनकरेक्टली। तो मैं कहता हूं कि हाँ भाई ऑडिट तो मैं कर रहा हूं, ऑडिट इज नॉट लाइक कि इनवॉइस लेके चेक कर ली भाई, उस इनवॉइस के पैरामीटर्स को चेक करना है कि जब वो कन्वर्ट हुआ तो सही रेट पे हुआ, तो यहां पे ये रिस्क एलिवेट होता है। लेट से मैं कह रहा हूं कि मेरा काम है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट बैन थी पिछले साल या इंपोर्ट बैन थी पिछले साल, तो मुझे बताओ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बैन होगी तो क्या मेरे ऑपरेशंस इफेक्ट होंगे? तो मेरे दिमाग में होगा ना कि 2 महीने में सेल होनी नहीं चाहिए, तो रिस्क है कि 2 महीने में सेल बुक हो चुकी होगी, जबकि होनी। तो जब व्हेन यू अंडरस्टूड यू गॉट टू अंडरस्टैंड, जब तुमने समझा ना तब तुम्हें पता लगा कि ये चल रहा है। अभी पाकिस्तान में रिसेंटली सुपर टैक्स इंपोज हुआ है। क्या इंपोज हुआ है? सुपर टैक्स। सुपर टैक्स कहता है ये है कि अगर आपकी इनकम 100 मिलियन से ऊपर है तो इतना रेट और दोगे, 29% तो बेस है, और अगर 500 मिलियन से ऊपर है तो 10% का टैक्स दोगे, यानी कुल मिला के कितना टैक्स हो गया? 39। अच्छा मैं गया क्लाइंट पे, मैंने बोला भाई तुमने सुपर टैक्स का चार्ज लिया, बात समझिएगा। तो बोले सुपर टैक्स क्या होता है? मैंने कहा वाह नन्ने तेरे को नहीं पता सुपर टैक्स क्या होता है? मैंने कहा ये रहा। बोले इसकी इफेक्टिव डेट देख। अच्छा वो लॉ पास हुआ था दिसंबर के बाद, वो लॉ पास हुआ था, बात समझिएगा, लॉ पास हुआ था दिसंबर के बाद। अच्छा जी, वो कह रहा है दिसंबर के बाद पास हुआ था। मैंने कहा सही है, पर वो ये भी कह रहा है साथ में कि ये जो दिसंबर के बाद पास हुआ है ना, तो जो आपके पिछले साल का रेट है
वो भी आपने पे करना है, यानी पिछले साल के प्रॉफिट्स पे भी रेट अभी देना है। अच्छा फिर मैंने लॉजिक लगाई, सुनिएगा, मैंने कहा जिसका ईयर एंड 31 दिसंबर होता है ना, उसकी टैक्स की फाइलिंग जो डेट होती है, रिटर्न फाइलिंग जो डेट होती है वो कौन सी होती है? 30 सितंबर। 30 सितंबर होती है ना, वो तो खैर तुम्हें अगर टैक्स याद हो तो सही है, पर 30 सितंबर होती है। मैंने कहा भाई जब तुम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ना, तो उसमें तुम्हें अपडेटेड टैक्स फाइल करना पड़ेगा। एफएस के लिए मुझे समझ आता है कि एफएस के लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों नॉन एडजस्टिंग है? क्योंकि ईयर एंड के बाद हुआ है। चलो भाई, हमने कहा ये तो बात एग्री है। अब जब वो हाफ ईयर अकाउंट बना था ना, हाफ ईयरली 6 महीने के 30 जून पे, मैंने कहा बेटा आप प्रोविजन कर। अच्छा उसने क्या किया पता है? 6 महीने की इनकम जो कमाई ना, उस पर 39% बुक किया। मैंने कहा नहीं, जो पिछले साल की इनकम है उस पर भी कितना बुक करो, मजीद 10% और बुक करो। क्यों कहा मैंने उसको? क्योंकि लॉ कह रहा था कि जो पिछले साल की इनकम है उस पर भी आपको मजीद 10% देना। तो वो इवेंट कब हुआ है? इस साल। तो वो रिफ्लेक्ट भी कब करेगा? इस साल। तो मैंने कहा भाई इस साल तो करो ना, तुमने दिसंबर में मना किया, मैंने तुम्हें अलाउ किया क्योंकि बनता नहीं था, पर इस पीरियड में है तो क्योंकि दिस इज चेंज इन एस्टीमेट, दिस इज, तो चेंज इन एस्टीमेट जब होता है तब तो अकाउंट फॉर होगा ना। अच्छा तो ये रिस्क मुझे कैसे पता लगा कि उसने नहीं किया होगा? जब मैंने अंडरस्टैंडिंग ली किसकी? लॉज एंड रेगुलेशन की। किसकी? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बीइंग एन ऑडिटर मुझे लॉ एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो क्या ये मेरे से मिस हो जाता? अच्छा अगर मुझसे मिस हो जाता, अच्छा एक तो पता है, देखो एक बेवकूफ़ ऑडिटर क्या होता है, क्लाइंट ने वर्किंग दी, उसको देखा इसमें इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दिया, लेस कर दिया, टैक्सेबल इनकम निकाल के रेट चिपका दिया। भाई ये तो देख के रेट सही है या नहीं है, पर वो रेट कहाँ से पता लगेगा? लॉ से। तो दैट मीन्स कि यू शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, ताकि आपको पता लगे रिस्क कहाँ है। तो मुझे भी रिस्क कैसे ही पता लगा? अच्छा देखो मसला वहीं निकला ना जहाँ मैंने हाथ रखा। मैंने बोला भाई देखो यार ये तो इशू है, तुमने टैक्स बुक नहीं किया हुआ जबकि करना चाहिए था। पहले बताओ रिस्क के पैरामीटर्स यहाँ तक समझ आए? खैर ये मैं तुम्हें ओवरऑल एक व्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ जो तुम सीखते आए हो आज तक। आगे सुनो, फ्रॉड पे आ गए वापस से। अच्छा अभी क्या चल रहा है? रिस्क। तो आपको मज़े की बात बताऊँ, आपने मज़े मज़े में कितने एजाज कर लिए? 570 डिस्कस कर लिया, 315 डिस्कस कर लिया, उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल अब 240 कर रहे हैं। ऐसा है? रिलेट पार्टी भी तो किया। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स बेटा रिलेट करते हैं रिस्क से। तो दिस इज मतलब पर्टिनेंट टू से कि आप रिस्क को ना एक स्मॉल ब्रैकेट में नहीं देखें, पूरी अम्ब्रेला में देखें कि रिस्क के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं और सबका आपको आंसर देना होगा। तो जो बात समझ आती है। पर अगेन अगर मुझे इंडिविजुअलिटी में नहीं पता तो मैं उसको कंबाइन भी, और फिर ये टीचर की गलती है अगर वो कंबाइन ना करे। दैट मीन्स कि वी हैव टू हैव अ ब्रॉडर व्यू कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और अलग आएगा तो वैसे ही कर लूंगा, उसमें क्या मुसीबत है? वो तो तुम्हें तकियानुसी प्रोसीजर याद है ना कि अगर कोई ऐसा रिलेट पार्टी आइडेंटिफाई हो जो पहले नहीं बताई हुई थी तो आप क्लाइंट को पूछोगे कि मुझे बताओ कि भाई क्यों नहीं आइडेंटिफाई हुई, क्या कंट्रोल्स थे उसके ऊपर, याद आ रही है ना चीज़ें। और फिर अपने बाकी टीम मेंबर्स को बताओगे कि भाई ये क्यों नहीं था, अगर इंटेंशनली है तो फिर वो आपकी इंटेग्रिटी के मसले निकल जाएंगे। वो भाई ये बेसिक है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो प्रोसीजर्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ रिस्क की, मैं बात कर रहा हूँ रिस्क की। बात क्लियर है? अच्छा अब्दुल्ला, मैं जो टॉपिक करवा चुका हूँ ना वो अब तक आइज़ा 315 करवा चुका हूँ। आइज़ा 315 के अम्ब्रेला में इंटरनल कंट्रोल आता है, यार आपको बात पता हो, और रिस्क के अंदर ही एनालिटिकल प्रोसीजर्स आते हैं। सही है? तो ये टेक्निकली आप समझिए मैंने रिस्क करवा दिया है, और उसके बाद मैंने रिपोर्ट शुरू करवाया है। उसके बाद मैंने रिपोर्ट शुरू करवाया है। मैं अभी रिपोर्ट इसलिए नहीं करवा रहा शुरू फौरन तुम लोगों को, क्योंकि मुझे तुम्हें असेस करना था कि कितने पानी में हो। तो एटलीस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ यार ये ऐसे ही चल रहा है। खैर बैक टू द पॉइंट ऑन फ्रॉड। फ्रॉड की बात करें तो अब हम बात कर रहे थे फ्रॉड होता है दो तरीके से, या तो एसेट की चोरी होगी या तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी। अच्छा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कोई बताएगा? अब यहाँ पे हम शांत हो जाते हैं। नहीं सुनो, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिस्क क्या होते हैं जरा बात समझें। ईयर एंड के करीब करीब सेल बुक होना, नहीं यही बात समझ, ये वो रिस्क फैक्टर है। दैट मीन्स कि यू नीड टू कनेक्ट। आपने देखा होगा, आपने रीड भी किया होगा, बेशक आपको भी रिकॉल भी हो गया होगा जब मैंने कहा, आपने रीड किया ना रिस्क फैक्टर्स में आ रहा होता है सेल्स नियर द पीरियड एंड, सिग्निफिकेंट सेल्स नियर एंड पीरियड एंड, और सब्सिक्वेंटली रिवर्स हो रही है, ये पढ़ा है ना। तो अगर एग्जामिनर चाहे डाउट ऑफ इंटेग्रिटी, गलत गलत वेरी रॉन्ग, डायरेक्शन ही गलत है। डाउट ऑफ इंटेग्रिटी तो वैसे भी होता है यार,
सही ना, अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होगी तो वैसे ही आ जाएगा, वो सुकून से समझते हैं इस बात को। फ्रॉड रिस्क फैक्टर के मतलब ये है कि ऐसे फैक्टर्स जो अगर हुए तो लगेगा कि फ्रॉड है। मैं लगेगा इसलिए कह रहा हूं, रिस्क फैक्टर्स हैं, कंफर्म नहीं है, रिस्क फैक्टर से कंफर्म नहीं है। तो आप अगर देखते हैं कि ईयर एंड पे सेल बुक हुई हुई है, सब्सिक्वेंटली रिवर्स हो रही है, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये फ्रॉड। अभी मैं आपको दिमाग पे घुमाता हूं, हो सकता है सीजनल हो, उसका सीजन इन दिसंबर हो, तो क्या कर लोगे? तो बोलोगे फ्रॉड है? नहीं है फ्रॉड, सीजन है भाई। अब एक कंपनी है जैकेट्स बनाती है, दिसंबर में ज़्यादा सेल होगी, क्या करोगे? फ्रॉड है या नॉर्मल है? तो आप कंपनी बोलेगी तो मैं क्या करूं, मैं जून में बेचूं, हाँ, या मार्च में बेचूं, या इसमें तो खैर समझने की बात यह है कि भाई आपने देखो एंटिटी है। अब एक बच्चा मेरे पास आया, मेरे को बोलता है सर एसीसी का सवाल लेके ना, क्योंकि कुछ बच्चे एसीसी भी कर रहे हैं तो वो लेक्चर लेते हैं तो आते हैं, एसीसी का सवाल सर देखें इसमें ना मैंने लिखा और ये बोल रहा है कि रिस्क नहीं। मैंने कहा चलसी उसका बिजनेस पर पहले आपने तो अंडरस्टैंडिंग तो ऊपर ही घुमा दी ना। एग्जामिनर का दिमाग देखो एसीसी वाले का साले का, उसने किया क्या, उसने ऊपर लिखा कि इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैकेट्स, और नीचे लिख के दे रहा है कि ऑडिटर हैज ऑब्जर्व्ड दैट द सिग्निफिकेंट सेल्स हैव बीन बुक्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अबे तो भाई कब करेगा? दिसंबर में ही करेगा ना। बच्चे ने नीचे लिखा कि दिस इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर दैट कंपनी माइट हैव डन इंटेंशनली टू इन्फ्लेट द सेल्स, और उसने फिर एग्जामिनर ने जलील किया कमेंट्स में, बोला कि भाई जिस बच्चे ने ये लिखा है तो उसको तो मैंने पहले ही उड़ा दिया। क्यों? उसने तो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग तो भंगी ने छोड़ो, सवाल की अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। आप सब में ऑनेस्टली बताना, बाय गॉड सच में, ऑनलाइन मतलब तुम भी सब मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो पहले की 3 लाइनें यूं निकाल देते हैं, है ना? पहले की 3 लाइनें सलंग निकालते हो ना, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसा ही था। हम कोई इंसानों की तरह रीड नहीं करते हैं सवाल। पर देखो पहले के पेपर पैटर्न में अब में फ़र्क है, इस चीज़ को याद रखो। आपने हाजिर दिमाग की रखनी है ऑडिट में, बस ये है। अब मुझे बताओ अगर तुम्हें पता होता, वो कहता क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इट्स ऑपरेशंस लिखा हुआ है उसमें। और तो बिजनेस तो समझो यार, तुम रिस्क निकाल के बैठ गए हो। तुम अगर ये क्लाइंट को जाके बोलोगे ना कभी क्या भाई यार तेरे जैकेट तो बिक रहे हैं, तो बोलेगा मतलब क्या मैं पहन के बैठूं, कब बेचूंगा उसको मैं, दिसंबर में बिकेंगे ना। कैसी फजूल बातें कर रहे हो, पहले तो गेम समझ आई। तो यानी सर ये रिस्क फैक्टर्स तो हैं, पर ऑल टुगेदर हालात वाकयात भी देखे हैं आपने। अब गर्मी के अंदर आइसक्रीम की सेल ज़्यादा हो रही है, तो क्या सीन है ये, और 30 जून उसका ईयर एंड है कंपनी का, तो फ्रॉड है? क्यों? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है उसकी। तो आपने ना बड़ा दिमाग हाजिर रखना है एग्जाम के अंदर। तो देखो ये तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे वो मोटी मोटी पता है, जो मैं बच्चों से सुन के एक जगह लिख लेता हूँ कि हाँ तूने ये गलती की, तूने ये गलती की, और डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज़। तो बताओ आई के अगर ऐसी हरकत करे तो दिमाग नहीं घूम जाए? अभी तक तो आए के अपने बेटा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो पेपर दे के आए हो ना, हल्का हाथ रखता है वो। ऑडिट में देयर इज अ लॉट टू आस्क, कुछ भी पूछे हो। और तुम्हारे कोर्स के अंदर की बातें कर रहा हूँ, ये कोई मैंने एडवांस बात नहीं की, आप खुद देख लें। मैंने कोई इसमें कोई एडवांस बात नहीं की कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं भाई, कोर्स के एम्बिट की बात है। जब कोर्स के एम्बिट की बात कर रहा हूँ तो आप विद इन दी एम्बिट सोचें कि इसमें रहते हुए और क्या अलग आ सकता है। तो वो प्लॉजिबिलिटीज अगर कंट्रोल में है तो पेपर पास हो जाता है, थ्रू हो जाता है पेपर। क्लियर है? खैर, एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर समझ आता है कि नियर पीरियड एंड सेल्स बुक और सब्सिक्वेंटली क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। खैर, अब हम बात कर रहे थे, इन्होंने कहा था मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। वो मैनेजमेंट ओवर कंट्रोल जो है ना जानी, वो ब्रॉडर एक्सपेक्ट है, वो ब्रॉडर एक्सपेक्ट है। आप ये समझें कि आप जनरल लेजर की स्कैनिंग कर रहे थे, आपको एंट्रीज मिली विद अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन, एंट्रीज आपको मिली विद, ये बात समझ आ रही है? अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन क्या मतलब है इसका? कैसे हम कहते हैं ना सेल्स टू मिस्टर अकबर, सेल्स टू मिस्टर जी, उसमें ABCD लिखा हुआ है, क्या ये रिस्क पोजेस करती है? हाँ या नहीं? क्योंकि देखो नरेशन लिख देगा तो हम पहुंच जाएंगे ना फौरन से, भाई ये क्या है, किसको बेचे, अब लाओ इसका दिखाओ। पर अगर नरेशन उल्टी सीधी है तो मतलब वहां पे कोई गेम हुई है। गेम का मतलब ये है कि एंट्री फ्रॉड्यूलेंटली पार्क हुई है, इसको हम कहते हैं ओवरराइड हो गई, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसी चीज को मैं तुम्हें कनेक्ट करता हूं, इसी चीज को पकड़ने के लिए तुम करते हो जेई टेस्टिंग, जनरल एंट्री की टेस्टिंग, जिसमें तुम देखते हो कि अनयूजुअल एंट्रीज तो नहीं है, पर ये भी कॉन्सेप्ट है ना पूरा, ये भी तो रिस्क से रिलेट करता है। तो आप रिस्क को एज अ ब्रॉडर एक्सपेक्ट लोगे ना, तो कहानी समझ आएगी कि हाँ यार जैसे यहाँ जाएगा, ये यहाँ इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा, अगर आपको
सेल्स के लेजर में कोई अनयूजुअल एंट्रीज दिखी हैं, अच्छा वीकेंड पे क्लाइंट बंद होता है, वीकेंड पे एंट्री पड़ रही है, क्या रिस्क है? ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि वीकेंड पे क्लाइंट बंद होता है तो एंट्री हो नहीं सकती। अब ACCA में एक और हरकत हुई, ऊपर ही लिखा हुआ था कि ये ऑपरेट करता है बिजनेस, छोटी सी लाइन लिखी हुई है क्लाइंट यूजुअली ऑपरेट्स ऑन वीकेंड्स। अब बच्चा तो वो पढ़ के निकल गया ना बीच में, यूजुअली ऑपरेट्स ऑन वीकेंड फुल स्टॉप आ गया सलंग। अच्छा अब नीचे उसने एक्सट्रैक्ट बना के दिए, ACCA की बात कर रहा हूँ, 1 पेज 2 पेज का सवाल होता है, नीचे एक्सट्रैक्ट बना के दिए उसने बोला ये एंट्रीज हैं, उसकी नरेशन दी है, बच्चे ने रिस्क लिखा दीज आर अनयूजुअल एंट्रीज, सही जी, नरेशन भी लिखी हुई है प्रॉपर, बोला दीज आर अनयूजुअल एंट्रीज बिकॉज दिस हैज बीन पोस्टेड ऑन वीकेंड्स, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ, उसको नंबर मिले होंगे ना, क्यों? भाई वो खुद कह रहा है वीकेंड पे ऑपरेट होता तो रिस्क ही नहीं है, बात समझ आ रही है? तो रिस्क नहीं है, तो समझने का जानी ऑल टुगेदर मतलब यह है कि आपने अगर अंडरस्टैंडिंग ऑडिट की नहीं ली हुई है तो यूजलेस है। पहले बताओ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि जाना किस तरीके से है, कि समझना है लॉजिकली, आपने मुझसे पूछना सर इसको यूं भी कर सकते हैं, इसका ये इम्पैक्ट होगा, तो पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा ना, पूछोगे नहीं तो जवाब भी नहीं आएगा। मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ, हाँ भाई जो मेरी नॉलेज है, मेरा जो एक्सपोजर है, जो सवालात बच्चे पूछते हैं वो सब तुम्हारे सामने ला के रख दूंगा, बट अगेन यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू आस्क कि भाई चल क्या रहा है, कैसे होगा, पहले तो बात क्लियर है, और दिमाग लगाओ क्या रिस्क फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकता है। आपने देखा PN करोला में आ रहा है, कंपनी का PN है वो क्या आ रहा है, तो इसको आपने देखा भी होगा कि उस पर उसको एक वर्ड है ISA 240 में, लाइफ स्टाइल ऑफ द एम्प्लॉइज, लाइफ स्टाइल ऑफ द एम्प्लॉइज, आपने देखा होगा लाइफ स्टाइल एम्प्लॉइज का है तो मतलब रिश्वत वगैरह के गेम चलते हैं, अगर रिश्वत वगैरह के गेम चलते हैं तो वहाँ की इंटेग्रिटी का डाउट है, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा आई थिंक, या बढ़ जाएगा एक जगह पे या हर जगह पर? हर जगह पे। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, जिसको आप कहते हैं FS लेवल रिस्क। एक तो असर्शन हो गई ना, एक जगह मसला है, FS लेवल रिस्क क्या है? ओवरऑल मसला है, क्लैरिटी है? आगे सुनो, रिस्क बता रहा हूँ अभी तो, मैं तो अल्लाह की कसम अभी तो आगे गया ही नहीं, मैं तो रिस्क की बातें करता हूँ अभी, बातों बातों में 240 हो रहा है। सुनो, रिस्क के अंदर एक और चीज़ भी आती है, फ्रॉड रिस्क की बात कर रहा हूँ। अगर आप दिमाग पर जोर लगाएं, आपको मैनेजमेंट ने टारगेट दिया है, अब एक एक करके याद आ रही है ना, आपने मैनेजमेंट ने टारगेट दिया है कि आपने कुछ भी करके ये सेल अचीव करनी है, तो अच्छा अब इसको हम कहते हैं, वेरी गुड, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, अब इसको हम कहते हैं कि ये फ्रॉड होगा ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर, क्योंकि वो कहते हैं फ्रॉड होता है 3 वजह से, प्रेशर, इंसेंटिव, रैशनलाइजेशन, प्रेशर, इंसेंटिव, यहाँ पे प्रेशर है, तो आपने ये वर्ड यूज करना है भाई, सिंस द मैनेजमेंट हैज टारगेट दैट आर अनरियलिस्टिक, सो ड्यू टू प्रेशर मैनेजमेंट या XYZ एम्प्लॉय माइट ट्राई टू इन्फ्लेट सेल्स। अच्छा अगर मैं कहूँ मैंने बोनस सेट कर दिया प्रॉफिट के ऊपर, तो ये तो इंसेंटिव हो गया, एंड एज मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स अचीविंग प्रॉफिट्स। पर आपको बताऊं ये पूरे FS का मसला होगा, फिर ये FS लेवल रिस्क है, ये असर्शन लेवल रिस्क, क्योंकि मसला एक जगह होगा, हर जगह होगा, क्योंकि सेल्स इनकम इन्फ्लेट करने की कोशिश की गई होगी और एक्सपेंसेस को कम से कम करने की कोशिश की गई। सर दिस वाज ऑल अबाउट रिस्क, पर अगेन ये तो ओवरव्यू है, आपने एक एक को देखना है। पर खैर अब आप मुझे बताएं, मेरे को आज अभी ये क्लास लगाने का मकसद है, अब मैं आपको 2 ऑप्शन रखता हूँ। पहला, मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट शुरू करा दूँ, बट मेरा मानना यह है तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली, एज मैं तुम्हें मेंटोर गाइड कर रहा हूँ, तुम पहले लेक्चर से लेके चलो, मुझे सिंक्रोनाइजेशन बनाओ। 1 घंटे का भी मुश्किल से लेक्चर होता है, मेरा 45 मिनट का होता है। अच्छा तुम लोगों के लिए क्लास ज़्यादा लगा दी, मैंने कहा बातें जितनी हो जाए उतनी अच्छा है। आप पहले शुरू करें मेरे पहले लेक्चर से, दैट इज रिस्क। नया जर्नल बनाओ, एक एक चीज़ लिखो, सवालात मैंने बेतहाशा सॉल्व करना है, वो सॉल्व करो, मुझे भेजो, मेरे असिस्टेंट को भेजो, आपको चेक होकर मिलेंगे। सही है जी, सवाल करो मुझसे, सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब उसमें देखेंगे आपके 1000 क्यूरीज तो लेक्चर में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जवाब दिए हैं। बच्चे रीड करते हैं ना, मैं बोलता हूँ यार इसने देखो ये लिखा है, तुम बताओ सही लिखा है नहीं लिखा है, पूरी कॉमेंट्री उसके अंदर है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि सर आप ऑल टुगेदर लेक्चर्स को लेके चलो, मेरे साथ आ जाएं। और दूसरा जो मुझे फिजिबल ऑप्शन लगता है, जो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो तुम एक काम ये करो, जो मैंने रिपोर्ट शुरू करवाया ना, सिर्फ रिपोर्ट के कुछ लेक्चर्स ले लो
और मेरे साथ अगली मंडे की क्लास में आके बैठ जाओ और थ्रू हो जाओ मेरे साथ साथ, और साथ साथ पीछे के लेक्चर्स क्या करते रहो। पर बेसिकली मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि टिल द टाइम वी कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट आप वो पीछे कवर कर लें, और जितने ज़्यादा लेक्चर नहीं है वो 45 मिनट के। देखो 2 ऑप्शन है ना, पहला क्या तो ऑल टुगेदर अपनी चौरंगी लेके आओ, या तो क्लास के साथ हो जाओ। क्लास के साथ होने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मोटिवेशन रहेगी कि यार सर पूछ रहे हैं, हम भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली चल रहा होगा और पीछे से वो भी टॉपिक्स कवर हुए होंगे। तो आई थिंक हमें दूसरा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। सही है जी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिस्क अभी शुरू कर रहा हूँ, तुम्हारा टाइम ज़ाया होगा। रिस्क मैंने तुम्हें बातों बातों में रिकॉल करवाया ना पूरा, अब मैं कह रहा हूँ उसको बेसिक से लेके चलो, शुरू से सुनो, सवालात करो, ख़त्म करो, एंड पे ले आओ उसको, उसमें सब बताया हुआ है मैंने, तुम मेरे साथ आ जाओगे। पर प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि आज के दिन जाके ना मेरे जो रिपोर्ट के लेक्चर्स हैं वो एटलीस्ट ले लो। और रिपोर्ट के लेक्चर लेके कितनी क्लासें हुई हैं हमारी, 3-4 हुई हैं शायद, तो 3-4 क्लासें हुई हैं, 3-4 क्लासें लेके 45 मिनट की 40 मिनट की एक क्लास होगी, वो सलंग खत्म करके यहाँ तक पहुँच जाओ। मैंने आपको बता दूँ सिर्फ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे 3 क्लासें लगाई हैं, सिर्फ कंटेंट्स के ऊपर। डायरेक्ट ओपिनियन से शुरू नहीं किया, तो उसके बाद बताया मटेरियल क्या होता है, फिर परवेजिव क्या होता है, इम्पैक्ट कौन सा क्या होगा, ये सारी चीज़ें 1-1 घंटे के 45-45 मिनट के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो प्लीज़ लेके आएँ। सही है जी। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है बेवकूफ़ बनाना। मैं बोलूँ आओ भाई बैठते हैं चलो करते हैं, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तुम पहले ऑडिट रिपोर्ट को थ्रू करो। मैंने जब तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखे आज तो ये समझ आ गया मुझे कि तुम्हें बेसिक नॉलेज है ऑडिट की। सही है जी। तो उस बेसिक को एडवांस करो, रिस्क पीछे से चलाओ। पर आज तुम्हारा टारगेट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स और वो 3-4 लेक्चर लेके आ जाओ ताकि अगली क्लास हम साथ लें। तो रिफ्रेशर रेगुलर साथ हो जाएगा। आप रोज, मैं अभी मैं जैसे ही उठूंगा यहाँ से आपको प्लानर मिल जाएगा। आप ग्रुप में आए हो नहीं आए हो मैं वापस से शेयर कर दूंगा, प्लानर मिल जाएगा। दिस इज द प्लान दैट हाउ यू नीड टू कवर अप योर लेक्चर्स। 2-1 लेक्चर रोज का लोगे तब भी ऑडिट रिपोर्ट खत्म हो जाएगा, साथ हो जाओगे। सही है जी। इस क्लास को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। 1-2-3 सवाल हैं। तो मैंने FAR2 इन ऑडिट रिपीट करना है तो बता दें सर, सारे लेक्चर प्रीमियम है जानी। सर प्लीज़ रिपोर्ट के स्टार्ट के लेक्चर सेंड कर दें। मैं रिपोर्ट के स्टार्ट के लेक्चर आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डाल देता हूँ। जिसने भी पोर्टल नहीं लिया ऑब्वियसली मैं उसके लिए यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आप बेशक वहाँ से देखें भले। सही है जी। और फिर कंक्लूड करके क्लास में ज्वाइन कर लें। मुझे पोर्टल से देखना है पोर्टल से देखें, और वहाँ से देखना है वहाँ से देखें। पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरी क्लास डेली होती है मंडे से लेके सैटरडे तक, क्योंकि संडे को तुम लोग मर जाते हो। मैं तो संडे को भी बुलाऊँ, मुझे कोई मसला नहीं है। पर द मोर यू विल डू प्रैक्टिस, आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सही है जी। और टाइमिंग होती है हमारी यूजुअली 7:30 से 8:30 इवनिंग में। सही है जी। सही है। तो एक दिन आपको मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कौन से लेक्चर कंप्लीट करेंगे, रिपोर्ट के 4-5 लेक्चर हैं वो कंप्लीट करके क्लास के साथ हो जाओ। फिर क्या करेंगे आप, पहले लेक्चर से शुरू करेंगे। और ऑल टुगेदर इस माइंडसेट के साथ, ये एटीट्यूड नहीं रखना कि मुझे आता है, एटीट्यूड ये रखना कि मुझे कुछ भी नहीं आता। ऑल टुगेदर स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच, फ्रॉम जीरो। नया जर्नल बनाओ, नए सवालात करो, दैट्स इट। सही है जी। मिलते हैं अगली क्लास में। मैं अगेन कह रहा हूँ प्लानर मैं अभी बाखुदा शेयर कर रहा हूँ निकलती ही क्लास से। सही है जी। यूट्यूब पे मैं आपके लिए लगवा रहा हूँ, आप भरपूर देखें उसको, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है जी। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ जानी।